गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के हिंदी विषय में व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से यद्यपि आप लोग पूर्व परिचित हैं, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है उप मीन्स समीप और सर्ग मीन्स सृष्टि करना। जो किसी शब्द के समीप आकर के नए शब्द की सृष्टि करता है, ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। इसके परिभाषा यदि शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रहार, यहाँ ये मूल शब्द है और ये है उपसर्ग। अब उपसर्ग जब हार शब्द के साथ जोड़ दिया गया तो प्रहार शब्द बन गया। उसी तरह से यदि आ उपसर्ग को हम इसके साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आ। मूल शब्द वही है, लेकिन उपसर्ग के बदलने से, उपसर्ग के जुड़ने से इसका अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से किसी मूल शब्द के आरंभ में जो शब्दांश जुड़ते हैं और जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे उन शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। अब आते हैं आपके हिंदी में प्रचलित उपसर्ग। हिंदी में प्रचलित उपसर्ग ये 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे जो संस्कृत के शब्द हैं, जैसे आदि, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। आदि, आधि, जैसे आदि,
इनके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अति का अर्थ है अधिक, अधि का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, अप, जैसे आपका अर्थ है बुरा, तो मान शब्द से बुरा अपमान। उसी तरह से सम शब्द को यदि जोड़ दिया जाए, सम्मान। दूसरे आते हैं आपके हिंदी के उपशब्द। हिंदी के उपसर्ग जैसे आ, आभास, का, बराबर कपूर, को का तात्पर्य है बुरा, पुत्र, सॉरी, कुचाल, कुपुत्र, कुतर्क, कुचैला, कुचक्र आदि। जैसे हर, भरपूर, ये आपके हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे आते हैं आपके उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। वे उपसर्ग जो उर्दू फारसी से आए हैं, जैसे कम, कमजोर, कम वक्त, जैसे खुश, खबरी, खुशखबरी, खुशकिस्मत,
ये आपके उर्दू फारसी के उपसर्ग। और चौथे आते हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। चौथे हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। वे अव्यय शब्द, संस्कृत के वे अव्यय शब्द जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, जैसे आधा, पतंग, बराबर, आधा घन गति, अधोगति, जैसे जैसे सब, ये आपके संस्कृत के वो अव्यय हैं जो हिंदी में उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। तो ये तो थे आपके उपसर्ग। अब आपके आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय में प्रति का तात्पर्य है साथ में, पर, बाद में। और ऐसे तात्पर्य है चलने वाले। अर्थात प्रत्यय वो शब्दांश जो किसी शब्द के साथ चलते हैं लेकिन उसके बाद चलते हैं, उनको प्रत्यय कहा जाता है। अब प्रत्यय की वास्तविक परिभाषा जब लेंगे तो वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें
प्रत्यय कहते हैं। जैसे दया, धन, आलू बराबर दया, सज, धन, आवट बराबर सजा। अब ये तो है आपका मूल शब्द और ये है प्रत्यय। अब दया में जब इस प्रत्यय को जोड़ दिया तो क्या बन गया? दया। सज शब्द में जब आवट प्रत्यय को जोड़ दिया तो क्या बन गया? सजा। तो इनको जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता और ना ही इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रत्यय के भेद। ये दो प्रकार के हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द या धातु में जोड़े जाते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द या धातु में जोड़ते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका धातु शब्द है, क्रिया है लिख, और लिख में हमने अब जोड़ दिया तो क्या बन गया? लेख। ये क्या है? ये प्रत्यय है और ये धातु है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रत्यय है जो जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं या क्रिया उसके धातु के साथ जुड़ते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मीठा,
कितना, जैसे यहाँ आपने देखा था आल में आल, अब इसमें जैसे झगड़ा आल बराबर झगड़ा। तो जो संज्ञा सर्वनाम अव्यय आदि के साथ जुड़ते हैं ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रिया के मूल शब्द या धातु के साथ जुड़ते हैं ऐसे प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कुछ मुख्य कृत प्रत्यय मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से अक्कड़, अब घूम क्या है, क्रिया है, तो घूम में जब अक्कड़ को जोड़ा गया तो घुमक्कड़, पीना क्रिया है, पी धातु है, उसमें पी धातु में जब अक्कड़ प्रत्यय को हमने जोड़ा तो पियक्कड़ बन गया। भूल धातु है तो उसमें हमने जब जोड़ा अक्कड़ को तो क्या बन गया, भुलक्कड़। उसी तरह से आई, लिख धातु है और उसमें हमने जब आई प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बन गया, लिखाई। पढ़ क्रिया है, उसके साथ आई प्रत्यय को जोड़ दिया तो पढ़ाई बन गया। तो इस तरह से जो क्रिया या धातु के साथ जोड़े जाते हैं ऐसे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे आपके तद्धित प्रत्यय मैंने अभी आपको बताया था कि कृत प्रत्यय क्रिया के साथ या धातु के साथ जोड़े जाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के साथ जुड़ते हैं और ये उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। जैसे सोना, अब सोना क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा उसके साथ जब हमने आर प्रत्यय को जोड़ दिया तो उससे क्या बन गया, सुनार। तो ऐसे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दोनों प्रत्ययों में एक समानता होती है और वो समानता ये है कि दोनों ही प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ये इनकी समानता है। ठीक है, तो विभिन्न जैसे हम आपको और बता देते हैं तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। जैसे आस, अभी मैंने आपको बताया था, खटास, मिठास। इम, इम जैसे रक्त के साथ हमने इम जोड़ा तो रक्तिम बन गया। इया को जोड़ा तो रसोई के साथ जोड़ा रसोईया। आड़त के साथ जोड़ा आड़तिया, या किसी अन्य के साथ इस तरह से जब हम इया प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वो जो है जब
विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ता है तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और जब प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के साथ जुड़ता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये इसमें भी तत्सम तद्भव ये अलग अलग होते हैं। कुछ तत्सम प्रत्यय हैं, कुछ तद्भव प्रत्यय हैं। जैसे आ शब्द है तत्सम प्रत्यय है। देशज प्रत्यय और विदेशज, इस तरह से यदि हम उसको इतिहास या स्रोत के आधार पर इन प्रत्ययों को बांटें तो 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। जिस तरह के शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको, जिस तरह से आपने स्रोत के आधार पर शब्द पढ़े थे, शब्द कितने प्रकार के थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, उसी तरह से ये उन्हीं के आधार पर प्रत्ययों के भी 4 भाग हो जाते हैं। तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। तो जो विदेशी शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो विदेशी प्रत्यय हैं। जो हमारे देशज शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो देशज प्रत्यय हैं। विदेशी शब्दों के साथ जैसे हम आपको बताएं, आ शब्द है और सफ़ेद शब्द है दूसरी भाषा का, अरबी फारसी का है। अब उसके साथ हमने आ प्रत्यय को जोड़ दिया तो क्या बन गया, सफ़ेदा। ई प्रत्यय को जोड़ दिया तो सफ़ेदी। तो ये जो आपका प्रत्यय है वो किसका कहलाएगा, विदेशी प्रत्यय। हमारे तत्सम शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसको तत्सम प्रत्यय कहते हैं। जैसे आज प्रत्यय आदरणीय के साथ जुड़ा, आदरणीय। आदरणीय शब्द क्या है, तत्सम है। तो ऐसे तत्सम शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे तद्भव शब्दों के साथ जैसे जुड़ते हैं तो तत्सम शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्भव प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई शब्द है, अब कठिन शब्द तद्भव है और उसके साथ हमने आई को जोड़ दिया तो क्या बन गया, कठिनाई। तो यहाँ आई किस रूप में प्रयुक्त हुआ, तद्भव प्रत्यय के रूप में। ठीक है। तीसरे देशज शब्द हैं, जैसे अक्कड़, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, पियक्कड़। तो ये अक्कड़ क्या है, ये देशज शब्द हैं, पियक्कड़, भुलक्कड़। और जो विदेशी शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो विदेशज प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और अपनी पुस्तक से विभिन्न प्रत्ययों से युक्त शब्द, प्रत्यय, मूल शब्द और उसके बाद निर्मित शब्द, इस तरह के शब्दों को आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। जो डेफिनेशन आपको दी गई है, जो परिभाषाएं आपको लिखाई गई हैं, उन परिभाषाओं को आप अपनी उस नोटबुक पर ज्यों का त्यों उतारेंगे। कुछ मैंने आपको लिख करके बताया था, कुछ मैंने आपको बोल करके भी बताया। तो जो आपको उचित लगे लिखकर, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो तो आपको अपनी नोटबुक पे लिखना ही है। मैंने जो बोल के बताया है उसमें भी जो आपको उचित लगे उसे आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।